हेलो स्टूडेंट्स, ई ज्ञान नीरज पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग इतिहास क्लास 10 का भारत में राष्ट्रवाद, ये जो हमारा पार्ट है सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इसका सेकंड वीडियो यानी कि फर्स्ट वीडियो पहले बन चुका है, इसका सेकंड वीडियो पे आप लोग को हम लेकर चलते हैं। और इसमें अभी तक भारत में जो भी प्रयास किए गए अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का, या फिर यूं कह लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास किया गया, उन प्रयासों को पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आगे कुछ और भी आंदोलन हुए, उन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले असहयोग आंदोलन को पढ़ चुके हैं, सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह, और भी बहुत से जो उस समय हुए थे, खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब तो हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद की स्थिति का क्या हुआ। धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ स्थिति बढ़ने लगा। कांग्रेस में तब तक जो कि असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया, तो कांग्रेस का एक तबका को लगा कि आंदोलन को बंद करना बहुत उचित नहीं था, अंग्रेज अभी परेशान हैं, तो और ज्यादा मजबूती से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने जो भीड़ था, जो कि आंदोलन बहुत व्यापक रूप ले लिया था, और इसमें कुछ हिंसक भीड़ ने कहीं कहीं पर जो घटना का अंजाम दिया, जिसके वजह से एक अराजक स्थिति पैदा हो गई। तो गांधी जी को लगा कि कहीं हम गलत दिशा में न चले जाएं, तो इसलिए गांधी जी आंदोलन को बंद कर दिए। जबकि वहीं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत से नेताओं को लगता था कि आंदोलन को और तीव्रता के साथ बढ़ाना चाहिए। इसी दौरान मोतीलाल नेहरू और CR दास, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया गया। इनका मानना था कि ये सरकार के बीच, यानी कि अंग्रेजों के बीच बनाई गई सरकार, यानी कि उनके असेंबली में शामिल होकर के उन पे दबाव बनाया जाए, और दबाव बना करके अपने लिए अधिकार हम प्राप्त कर सकें। इसी बीच करीब 1922 से लेकर के 1926 तक लगभग एक शांत माहौल रहा। कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और न ही कोई ऐसी अंग्रेजों के विरुद्ध कोई घटना हुई जिसको हम कहें कि आंदोलन का प्रगति था। तो लगभग ये शांत काल था, आंदोलन के लिए शांत समय था। स्वराज पार्टी जो है वो अपने वहां पे कार्य तो किया। स्वराज पार्टी का प्रयास हुआ कि वो असेंबली में अपने आप को शामिल करके अंग्रेजों का विरुद्ध, यानी कि कहें कि अपने लिए कानून बनवा सकें, ऐसा प्रयास स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। और स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। लेकिन इसी बीच अंग्रेज शासन के तरफ से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से एक कमीशन, साइमन कमीशन, भारत भेजा गया। और साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, यानी कि भारत में क्या क्या कानून बनाया जाए, संविधान बनाने के लिए कौन कौन से प्रावधानों को जोड़ा जाए, ये समझने के लिए या इसको बनाने के लिए जो प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था, उसके लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। लेकिन भारत के जो प्रमुख नेता थे, खास करके कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, और भारत में साइमन का विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। इसके पीछे कारण यह था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि जिस भारत में आप संविधान बनाने के लिए आ रहे हैं और आप भारत के हैं नहीं, तो आप भारत को अच्छी तरह से कैसे समझेंगे, और भारत के लिए कौन सा कानून जरूरी है, ये आप कैसे समझ पाएंगे। यानी कि भारत को के लिए कानून जो बनाया जाए, उसमें उस कमेटी में एक भारतीय सदस्य होना जरूरी है। तो साइमन का विरोध हुआ। इसी समय साइमन के विरोध के दौरान ही चारों तरफ जो विरोध के आंदोलन हो रहे थे, उसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब के क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ,
उसमें लाला लाजपत राय का नेतृत्व हुआ, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया और नतीजा अंग्रेजों के जो लाठी मारने की वजह से लाला लाजपत राय के सर में चोट लग गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ और इससे एक नया आंदोलन शुरू हुआ और साइमन कमीशन 1927 में भारत आकर के एक तरह से भारत में आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करके कर दिया। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता चाहते थे कि आंदोलन का और विस्तार दिया जाए और उग्रता के साथ आंदोलन को बढ़ाया जाए। तो इसलिए लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, तो उस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किया, यानी कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता चाहिए। और निर्णय लिया गया उस समय 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का, जो कि अगले साल मनाया भी गया था। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप एक नया बात आप सबको बता दें कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यानी कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया और भारत में अलग अलग जगहों पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, उसी के याद में बाद में जब 1947 में भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त हो गया हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 26 जनवरी को हम भूल न जाएं, इसीलिए 26 जनवरी से ही गणतंत्र हमारा, यानी कि हमारा संविधान लागू कर दिया गया और उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ये एक नया रोचक याद रखने के लिए विषय था। इस सब कारणों से आंदोलन को और ज्यादा उग्रता प्रदान करने के लिए गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन नमक सत्याग्रह। गांधी जी इरविन के साथ समझौता करने के लिए चाहते थे कि गांधी जी के द्वारा जो 11 मांग मांगी गई है उन मांगों को इरविन मान दे, लेकिन इरविन जो है, जो कि उस समय वायसराय थे, उनके द्वारा मांग को नहीं माना गया और नतीजा हुआ कि गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कर दिए 12 मार्च। और ये 12 मार्च से जो 12 मार्च 1930 से जो शुरू हुआ नमक सत्याग्रह, ये लगभग 24 दिनों तक चला और साबरमती से शुरू होकर के 78 अपने साथ के अनुयायियों यानी कि सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा करते हुए दांडी तक पहुंच गए और दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़े, यानी कि नमक पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को विरोध करने के लिए नमक खुद से गांधी जी बना करके अंग्रेजों के कानून को अवहेलना किए, विरोध किए और ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे। तो इसी पद यात्रा को, पैदल यात्रा को नमक सत्याग्रह कहा जाता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कदम था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के द्वारा जो कहा गया था कि सरकार के बनाए हुए, अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून है उनको विनय पूर्वक हम, यानी कि बड़े उदारता के साथ हम नहीं मानेंगे, ऐसा इस आंदोलन में विषय को रखा गया था। तो नमक सत्याग्रह, अब ऐसा ही नमक सत्याग्रह मद्रास यानी कि दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्र में किया गया, जिसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। उसी तरह से बिहार में भी छपरा क्षेत्र वगैरह में भी नमक सत्याग्रह किया गया था। हालांकि यहाँ पे नमक का कोई ऐसा जगह तो नहीं था, समुद्र नहीं था, लेकिन सांकेतिक रूप से ये सब किया गया। तो कई जगहों पे आंदोलन हुआ, कई प्रकार के टैक्स देने से इनकार किया गया, जैसे चौकीदारी टैक्स वगैरह देने से इनकार किया गया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था। इसी समय गोलमेज सम्मेलन जो कि इरविन का और ब्रिटिश प्रधान
प्रधानमंत्री का एक चाल था कि आंदोलन को कम किया जाए। इसके लिए उन गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया और भारत के कुछ प्रमुख दलों को निमंत्रण दिया गया कि गोलमेज सम्मेलन के द्वारा जो भी विरोध है, जो भी समस्या है, उसको रखा जाए और उसको दूर किया जाए। तो गोलमेज सम्मेलन 1930, 1921 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने विरोध किया, यानी कि कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इरविन के साथ समझौता होने की वजह से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन वो सम्मेलन असफल हो गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में फिर कांग्रेस इसका विरोध किया और पुनः सविनय आंदोलन को शुरू कर दिया गया, जो कि 1934 तक चला था। इसके लिए आंदोलन, जुलूस निकाले गए, सरकारी संस्थाओं को बंद किया गया, सरकारी दुकान और संस्थान में पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग यानी कि उसको घेराबंदी कर दिया गया। तो इस प्रकार अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन इसी बीच गांधी जी जो भी आंदोलन कर रहे थे, उनको लग रहा था कि दलित वर्ग के लोग, यानी कि जो निम्न तबके के जो लोग हैं, उनको उनका सहयोग आंदोलन में नहीं मिल रहा है। तो उसके सबसे बड़ा पीछे जो कारण था, उसका कारण था कि जो दलित वर्ग के लोग थे वो छुआछूत के कारण समाज से कटे हुए थे, अलग थलग थे। और अंबेडकर जैसे प्रमुख नेता इन दलित वर्गों के प्रमुख नेता थे और अंबेडकर के द्वारा 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया गया था। तो गांधी जी को लगता था कि इन दलित वर्ग के लोगों को भी समाज के मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इसलिए गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहकर पुकारा और गांधी जी छुआछूत और इन सभी को दूर करने का प्रयास किए। खुद से शौचालय वगैरह साफ करने के लिए लोगों को प्रेरित किए, खुद वो साफ भी करते थे। तो ये सब गांधी जी के द्वारा तो प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अंबेडकर जैसे नेता दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे और अंबेडकर और दलित वर्गों को लगता था कि जो समाज के जो अन्य वर्ग हैं, दलितों को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, इसलिए निर्वाचन के अंतर्गत वो चाहते थे कि हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था हो जाए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो जाए। तो इस वजह से अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है, और ये 1932 में पूना समझौता हुआ। और इस समझौता के तहत दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये असेंबली में लगभग 75 सीटों को आरक्षित किया गया। इसी दौरान ये जो व्यापारी वर्ग हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से व्यापारी वर्गों की अच्छी खासी उद्योगों में आमदनी हुई, लेकिन जब सामान्य स्थिति हुआ तो इनको लगता था कि जब तक हम विदेशी व्यापार नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति और अच्छी नहीं होगी। तो ये व्यापारी वर्ग भी इस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खूब धन के द्वारा, पैसों के द्वारा आंदोलन को सहायता पहुंचाए। और उस दौरान 1920 में आईसीसी और 1927 में फिक्की जैसे संगठन बनाए गए। उसी तरह से मजदूरों का संगठन भी बना, क्योंकि मजदूर भी उस समय अपनी मांगों को लेकर के हमेशा प्रेरित करते थे। तो एक संगठन बना 1920 में AITUC, तो एस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये सब वर्ग भी धीरे धीरे आंदोलन में शामिल होता गया और कुछ जो बड़े व्यापारी वर्ग के थे, उद्योगपति थे, वो आंदोलन में फंडिंग यानी कि पैसे देने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार ये हमारा धीरे धीरे आंदोलन समाज के सभी वर्गों तक गया। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस का झुकाव संभवतः हिंदू महासभा के तरफ होने की वजह से मुस्लिमों को लगता था कि कहीं मुस्लिमों के साथ छल ना हो जाए, इसलिए मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दूरी बढ़ने लगी। और नतीजा हुआ कि मुस्लिम और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ गया। मुस्लिम लीग चाहता था कि मुस्लिमों के लिए
एक अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र बंगाल और पंजाब प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान बन चुका है, उन क्षेत्र में मुसलमानों के लिए आरक्षण हो जाए, जिसका कि हिंदू महासभा जैसे संगठन ने विरोध किया। और नतीजा के उसके बाद भी हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत अच्छा एकता तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी समाज के ज्यादातर वर्ग आंदोलन में शामिल हुए और अंततः 1947 में भारत को आजादी मिला। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जब शुरू हुआ तो भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी बड़े देश थे, ब्रिटेन वगैरह सभी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचा और नतीजा ब्रिटेन कमजोर पड़ा। उसी समय गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अंग्रेजों का दबाव बनाया गया कि अब तुम लोग छोड़ करके भारत से यहाँ से चले जाओ और हमको आजाद कर दो। और अंततः 1947 में अंग्रेजों को भारत आजाद करना पड़ा और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए और प्रथम भारतीय वायसराय बनाए गए थे गवर्नर जनरल वो श्री राजगोपालाचार्य। उसके बाद भारतीय संविधान 1950 में बन करके 26 जनवरी को लागू किया गया। तो संविधान जब बनाया गया भारत का, तो ये संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और अंबेडकर प्रारूप समिति यानी संविधान बनाने वाली समिति के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस प्रकार हमारे देश की आजादी मिलने के बाद हमारा संविधान भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसमें राष्ट्रवाद के भाव का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कि कुछ प्रमुख ऐसे देश के लेखक या नेता या समाज सुधारक थे जिनके द्वारा जो कार्य किए गए, जिसका नतीजा हुआ कि देश के लोगों में भी सामान्य लोगों में भी जन भावना का विकास हुआ, देश के प्रति भावना का विकास हुआ और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। जैसे उसमें ये बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम का गीत लिखा गया उनके द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर उनके द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव मनाया गया, जो आज भी महाराष्ट्र और भारत में गणेश महोत्सव, गणेश पूजा एक परंपरा बन गया है। तो ये सभी कुछ करने के पीछे उन नेताओं समाज सुधारकों का मुख्य उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किताबों के द्वारा प्रेरित किया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध, या फिर उनको एक जगह इकट्ठा होकर के एकता स्थापित किया जा सके ताकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके, आंदोलन में हिस्सा ले सके। तो हमारे गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे बहुत से नेता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे नेता जो थे वो क्रांतिकारी दल के नेता थे, जो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा करके भारत को आजाद करना चाहते थे। यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए अंग्रेजों के संपत्तियों को लूट लेना, अंग्रेज के जो ऐसे अधिकारी जो भारतीयों पे अत्याचार करते थे उनको वो क्रांतिकारी मार देते थे। तो इस प्रकार वो भी अपने क्रांतिकारी दल जो था वो भी अंग्रेजों पर दबाव बना रहा था। तो हमारे भारत के ये क्रांतिकारी नेता या फिर हम कांग्रेस के प्रमुख जो नेता थे, गांधी जी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, इन नेताओं के वजह से भारत में आज़ादी प्राप्त हुई और आज हम स्वतंत्र भारत में इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आप लोग सबको इस चैप्टर के माध्यम से हम भारत में राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास किए। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।